सोचिए जरा, अगस्त 1947, दिल्ली का एक बंद कमरा। एक शख्स नक्शे पर एक लकीर खींच रहा है। उसे शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पेंसिल से निकलने वाली ये लकीर 20 करोड़ लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी, लाखों लोगों की मौत का सबब बनेगी और तारीख का धारा ही मोड़ देगी। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, इस शख्स ने, जिसका नाम था सर साइरल रेडक्लिफ, अपनी पूरी जिंदगी में हिंदुस्तान को देखा तक नहीं था। उसे तो ये भी ठीक से नहीं पता था कि पंजाब और बंगाल हैं कहाँ। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को एक ऐसे ही गैर जानिबदार शख्स की तलाश थी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक लकीर खींच सके। तो ये कोई मामूली लकीर नहीं थी, ये 20 करोड़ इंसानों की जिंदगियों का सवाल था, जिनकी किस्मत का फैसला एक मेज पर किया जा रहा था। और यही लकीर आगे चलकर तारीख की सबसे बड़ी इंसानी हिजरत और तशद्दुद की एक बेमिसाल दास्तान बनने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, वो शख्स जिसने लकीरें खींची। हम ये देखेंगे कि आखिर एक अंग्रेज वकील साइरल रैडक्लिफ को ही इस नामुमकिन काम के लिए क्यों चुना गया, एक ऐसा काम जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस पूरी कहानी में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है वक्त की कमी। जरा सोचिए, 3 जून को तकसीम का ऐलान होता है, 8 जुलाई को रैडक्लिफ हिंदुस्तान पहुंचते हैं और उन्हें डेडलाइन दी जाती है 15 अगस्त की। यानी कि सिर्फ चंद हफ्तों में 2 नए मुल्कों की सरहद बनानी थी, एक ऐसा काम जिसमें कई साल लगने चाहिए थे। और इतनी जल्दबाजी का नतीजा क्या निकला? अब बात करते हैं सरहद बनाने के इस अमल की, जिसमें बहुत सी खामियां थीं। ये एक ऐसा फैसला था जो नाकाफी मालूमात और शदीद दबाव में किया गया। यूं समझें कि जैसे अंधेरे में लकीर खींची जा रही हो। देखें, रैडक्लिफ के पास जो औजार थे वो खुद नाकिस थे, जो नक्शे उन्हें दिए गए वो गलत थे, मर्दमशुमारी के आदादो शुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और जो मुशीर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ से उनकी मदद के लिए भेजे गए थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। ऐसे माहौल में कोई मुनसिफाना नतीजा निकलना तकरीबन नामुमकिन था। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने एक इंतहाई मुतनाज़ा फैसला किया। उन्होंने रेडक्लिफ की हतमी रिपोर्ट को एक तिजोरी में बंद करवा दिया और ये तय किया कि इसे 15 अगस्त की आज़ादी की तकरीबात के बाद जाहिर किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि आज़ादी के दिन लाखों लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि वो हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में। तो सवाल ये उठता है कि इतने कम वक्त और इतनी नाकिस मालूमात के साथ नतीजा अफरा तफरी और तबाही के सिवा और क्या हो सकता था? ये एक ऐसी तबाही थी जिसका होना तकरीबन तय था। अब आते हैं इस तकसीम की इंसानी कीमत पर। ये 2 शहरों की कहानी है जो हमें तकसीम के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे दिखाती है। एक तरफ पंजाब का खौफनाक मंजर और दूसरी तरफ कलकत्ता की एक उम्मीद की किरण। पंजाब में जो हुआ वो बयान से बाहर है। सरहद के दोनों तरफ से रोजाना भूत ट्रेनें आतीं जो मुसाफिरों से नहीं बल्कि लाशों से भरी होती थीं। ये तशद्दुद और नफरत की एक ऐसी आग थी जिसने लाखों लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ कलकत्ता में एक मोजिज़ा हो रहा था। वहां महात्मा गांधी की मौजूदगी ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि मजहब के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन कहलाने वाले लोग सड़कों पर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। इसी को कलकत्ता का मोजिज़ा कहा गया। और ये फर्क कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं। एक तरफ पंजाब में 55,000 फौजियों की एक बाउंड्री फोर्स भी अमन कायम करने में नाकाम हो गई, तो दूसरी तरफ कलकत्ता में गांधी जी, जिन्हें माउंटबेटन ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, ने अपने अखलाकी इख्तियार से अमन कायम कर दिया। अच्छा, तकसीम की कहानी के साथ साथ 1947 में एक और बहुत बड़ा चैलेंज भी था जिस पर अक्सर बात नहीं होती। वो था सैकड़ों आज़ाद रियासतों को नए हिंदुस्तान में शामिल करना। जी हां, 1-2 नहीं, पूरी 565 नवाबी रियासतें थीं जिनके पास ये इख्तियार था कि वो चाहें तो आज़ाद रहें या हिंदुस्तान में शामिल हों या पाकिस्तान में। अगर ये सब आज़ाद रहने का फैसला कर लेतीं तो हिंदुस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाता। इसीलिए कहा जाता था कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान का नक्शा स्विस पनीर जैसा लगेगा, जिसमें जगह जगह 500 से ज़्यादा सुराख हों। ये एक मुत्तहिद हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। तो इस मसले से निपटने के लिए सरदार पटेल एक हिकमत अमली लेकर आए, जिसे सेबों की टोकरी कहा गया। उन्होंने राजाओं को पेशकश की कि उनके खताबात, महलात और वज़ाइफ महफूज रहेंगे। फिर माउंटबेटन और वीपी मेनन के असर व रसूख का इस्तेमाल किया और आखिर में उनसे इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करवा लिया। और यह अमल कोई सीधा साधा नहीं था, इसमें भी पूरा ड्रामा था। जोधपुर के नौजवान राजा ने पहले तो जिन्ना से खुफिया मुज़ाकरात किए,
और जब दस्तखत कर दिए तो वीपी मेनन के सर पर पिस्तौल तान ली। वहीं दूसरी तरफ जूनागढ़ के नवाब, जो कुत्तों के बहुत शौकीन थे, अपने पालतू जानवरों को लेकर पाकिस्तान भाग गए, जिसके बाद हिंदुस्तान ने रियासत का कंट्रोल संभाल लिया। और अब हम चलते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे पेचीदा हिस्से की तरफ, कश्मीर की जंग। एक ऐसा तनाज़ा जो तकसीम से पैदा हुआ और आज तक जारी है। कश्मीर का मसला असल में था क्या? देखिए, यहां सूरत हाल थोड़ी अलग थी। हुक्मरान हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह, लेकिन आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी। इस वजह से महाराजा फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएं या पाकिस्तान के, और वो एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देख रहे थे। और फिर वाक़यात बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से पठान कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। घबराकर महाराजा ने 26 अक्टूबर को हिंदुस्तान के साथ इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए और अगले ही दिन 27 अक्टूबर को हिंदुस्तानी फौज श्रीनगर पहुंच गई। आखिरकार 1 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी करवाई और लाइन ऑफ कंट्रोल कायम हुई। इस पूरी जंग में एक बहुत अहम मोड़ आया। हमलावर कबाइली श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कब्जा करने के बजाय बारामूला कस्बे में लूट मार के लिए रुक गए। बस इसी ताख़ीर ने हिंदुस्तानी फ़ौज को श्रीनगर पहुंचने और हवाई अड्डे को महफूज बनाने का वो कीमती वक्त दे दिया जिसने जंग का पांसा ही पलट दिया। तो इस पहली जंग का नतीजा ये निकला कि कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम और दूसरा पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम, और ये तकसीम आज तक कायम है। तो देखा जाए तो 1947 का साल तज़ादात का साल था। एक तरफ तकसीम का एक खौफनाक अलमिया था जिसमें बेमसाल खून रेजी हुई, और दूसरी तरफ सैकड़ों रियासतों को जोड़कर एक मुल्क बनाने का मौजज़ा था जिसने हिंदुस्तान को मुत्तहिद किया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, तकसीम एक अलमिया था और रियासतों का इंज़माम एक मौजज़ा। इन दोनों से जन्म लेने वाली कौम अपने मुस्तक़बिल की तारीफ़ कैसे करती है? ये वो पेचीदा मिरास है जिसके साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज भी जी रहे हैं।